कल हमने सीखा था केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग। उसके बाद सीखा था हमने रेट ऑफ रिएक्शन में स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है। और फिर इसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स यानी कि इकाई देखी थी, उनको किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। इतना हमने कल के एपिसोड में देखा था। आज हम सीखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों की प्रकृति। तो देखो, आपने ये देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होती है। यानी कि कुछ बहुत तेज गति से होती हैं, कुछ बहुत धीमी गति से होती हैं। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे कारक हैं जो इनकी रेट को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेग को, उनकी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो इनमें सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट या अभिकारकों की प्रकृति। अब इससे हम समझें, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं या फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं, आयनिक अभिक्रियाएं अथवा मुक्त मूलक अभिक्रियाएं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होती है, उनका अभिक्रिया का वेग हमेशा अधिक होगा। और जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कम होती है। इस वजह किस पर डिपेंड की? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। अगर रिएक्टेंट कैसे हैं, आयनिक नेचर के हैं या रिएक्टेंट फ्री रेडिकल है, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। और यदि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होती हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर अभिकारकों की सांद्रता। क्योंकि हम जानते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती कैसे है? केमिकल रिएक्शन तब होती है जब कोई मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, वो कोलिजन्स करते हैं। तो कोलिजन्स जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे तो उनमें अभिक्रिया होगी, उनमें रिएक्शन होगी। अब ये बात आई कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे या जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जिसके बाद किस पर डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमसे सीधे से शब्दों में कहें कि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही अधिक होगी। कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर या ताप, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने किया भी होगा, आप प्रैक्टिकल की क्लासेज में भी करते होंगे। तो दो रिएक्टेंट हम आपस में मिलाते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने से वो अभिक्रिया तेजी से हो जाती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्यों बढ़ जाती है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अणुओं की, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उससे क्या होगा? वो आपस में ज़्यादा टकराएंगे। एक सेकंड में मॉलिक्यूल्स के टकराने की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज। तो जब ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है। इसी चैप्टर में हमें इसकी डिटेल स्टडी भी करनी है। टेम्परेचर की 5 थ्योरी से स्टडी करनी है, वो उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ वन है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। आपने बहुत सी ऐसी रिएक्शंस देखी होंगी जिनमें केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट अफेक्ट करता है, उत्प्रेरक प्रभावित करता है। जैसे आपको याद हो, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा लेबोरेटरी मेथड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि।
कैसे बनाते थे? उसमें पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं KClO3, उसको जब गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? KCl में और ऑक्सीजन में, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो सामान्य रिएक्शन होती है 640 डिग्री सेल्सियस पर, 640 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यदि इसी रिएक्शन में हम MnO2 मिला दें, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दें, तो यही रिएक्शन कंपेरेटिवली कम टेम्परेचर पर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो MnO2 मिलाया मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसने कैटलिस्ट का काम किया, इसने उत्प्रेरक का काम किया और इससे रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ जाती है, यानी कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार से और भी केमिकल्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, उन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स ये क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देंगे, अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? कैटलिस्ट पर। यदि कैटलिस्ट डाला है, उत्प्रेरक डाला है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और यदि इनहिबिटर डाला है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद फिफ्थ वन है मीडियम या माध्यम पर। माध्यम पर डिपेंड करता है। अधिकतर आपने देखा होगा रिएक्शन वैसे तो एक्वस मीडियम में होती हैं, जलीय माध्यम में होती हैं, लेकिन मान लो ये ऑर्गेनिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, कोई हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अब मीडियम पर डिपेंड करेगी। मीडियम का मतलब क्या? नेचर ऑफ मीडियम, इसका मतलब माध्यम की प्रकृति पर। अब माध्यम की प्रकृति से मतलब क्या? माध्यम की प्रकृति से मतलब ये है, नेचर ऑफ मीडियम से मतलब ये है कि जो हमने सॉल्वेंट लेके चले हैं, जो भी हम माध्यम लेके चले हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, उसके परावैद्युतांक का मान कितना है, उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, उसका सरफेस टेंशन कितना है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है। जैसे मानो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा होने से मीडियम की जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्शन कम कर पाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे आप जानते हैं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए अधिकतर रिएक्शंस वाटर में, जो आयनिक रिएक्शंस है वाटर में कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या परावैद्युतांक का मान बहुत अधिक होता है। तो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। सिक्स्थ वन है पीएच, रिएक्शन की पीएच पर, माध्यम की पीएच पर भी निर्भर करता है, रिएक्शन की पीएच पर। बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो एसिडिक मीडियम में कंप्लीट होती हैं, अम्लीय माध्यम में संपन्न होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन के लिए ये जो पीएच है वो कहाँ होनी चाहिए? 0 to 7 के बीच में। ऐसी माध्यम की पीएच क्या होना चाहिए? 0 to 7 के बीच में, तो वो फास्ट हो जाएगी, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ऐसी रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में होती हैं, और यदि हम कर दें पीएच 7 to 14, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। वाइस वर्सा, सुनो, ऐसी कुछ रिएक्शन जो बेसिक मीडियम में होती हो या एल्कलाइन मीडियम में होती हो, तो उनके लिए पीएच होनी चाहिए 7 to 14, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। और यदि इन्हीं रिएक्शन को हम 0 to 7 वाले पीएच में कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन मीडियम की पीएच पर भी डिपेंड करती है। जो एसिडिक मीडियम है उसमें 0 to 7 पीएच होने पर, ऐसी रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में होती हैं वो 0 to 7 पीएच करने पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, और बेसिक मीडियम वाली, एल्कलाइन मीडियम वाली रिएक्शंस 7 to 14 पीएच में फास्ट होती हैं। सेवंथ वन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है? जैसे मानो हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, और यदि उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का यदि साइज बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। क्यों स्लो होगी? तो बड़े आकार का अगर हम रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं तो उसमें सरफेस एरिया उसका कम होगा। उसी बड़े आकार के टुकड़े को, रिएक्टेंट को हमने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, बहुत बारीक पाउडर कर लिया, फाइन पाउडर बना लिया, तब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी हम रिएक्शन कराते हैं, कोई बड़ा पीस डाल दें उस रिएक्टिंग वाले का, तो उस रिएक्टेंट का अगर हम बड़ा पीस डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्शन करता है। उसी का बारीक पाउडर बना लीजिए, फाइन पाउडर बना लें, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रही है? ये सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट पर, जो अभिकारक है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है। और एथ और लास्ट है रेडिएशन, रेडिएशन यानी कि विकिरणों पर।
बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो विकिरणों से भी प्रभावित होती हैं। आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनता है। तो वहाँ जो सूर्य का प्रकाश है वो उसकी जो रेडिएशंस हैं वो सभी क्रिया को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब रेडिएशंस भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे बहुत से कारक हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को हम काम में लें जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। तो इनमें हमने देखा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की प्रकृति, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता, टेम्परेचर या ताप, चौथा लिखा कैटलिस्ट और इनहिबिटर, उत्प्रेरक और संबंधक। इसके बाद में पांचवा मीडियम या माध्यम, छठा फैक्टर पीएच, माध्यम की पीएच क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट सातवां फैक्टर, और आठवां है रेडिएशंस, विकिरण। ये जो सब फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।